नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने यूजीसी नेट पेपर 1 के महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यानी कि लोग, विकास एवं पर्यावरण के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 में पोस्टमार्टम किया था। आज उसी वीडियो का हम पार्ट 2 अध्ययन करेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही में पेपर 1 की अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सत्य कथन चुनें। 11 नंबर प्रश्न है। पहला विकल्प, भारत में अटल ज्योति योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा पर आधारित सौर बल्ब को देश भर में स्थापित करना है। तो आपको बताऊं कि ये जो अटल ज्योति योजना है, इसको शॉर्टकट में अजय बोला जाता है। इसको बोला जाता है अजय, AJAY, अजय। तो ये जो अटल ज्योति योजना है, इस योजना का अब दूसरा चरण भी अब आरंभ हो चुका है, जिसके तहत यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में 3.4 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाना है और जो कि लग भी रहे हैं। और इस पर केंद्र सरकार ने 75% कोष दिया है और 25% सांसद निधि कोष से देना है। कुल 761 करोड़ रुपया खर्च होना था और ये कंटिन्यू आपको बताऊं कि 2018 से ही ये कंटिन्यू इसका सेकंड स्टेज भी चल रहा है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प है कि भारत सरकार ने री इन्वेस्ट नामक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रयास आरंभ किए हैं। बिल्कुल, भारत सरकार ने री इन्वेस्ट नामक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रयास प्रारंभ किए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा जो कि फिर से दोबारा हमें प्राप्त हो जाती है, जैसे कि पेड़ पौधा हो गए और फिर सौर ऊर्जा हो गए, जिसके स्रोत एकदम मतलब कि इनफाइनाइट है, कभी ख़त्म नहीं हो सकते, इस टाइप की चीज़। और फिर अगला प्रश्न है कि 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अगला विकल्प है हमारा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है, इसलिए कथन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। फिर डी है, ISA का पूरा नाम दिया है इंडियन सोलर अलायंस। तो आपको बताओ ISA होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प A और B सही है, बाकी C और D गलत है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक देशों को घटते क्रम में सजाए। मतलब ऐसे कौन से देश है जो कि सबसे ज़्यादा कार्बन उत्पन्न करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, कारखाना के माध्यम से, उद्योग धंधों के माध्यम से, उसको घटते क्रम में सजाना है। मतलब जो सबसे ज़्यादा उत्पन्न करते हैं वो सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करके हमको क्रम में जाना है। तो आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने का काम जो है सो ये चाइना करता है। चाइना, वही चाइना जिस पे कि अभी कोरोना वायरस को लैब में बनाने का आरोप लग रहा है। अब ये आरोप में कितनी सत्यता है ये तो भविष्य बताएगा। तो विश्व में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक देशों में सबसे ऊपर नाम है चाइना का, ये 27% कार्बन उत्सर्जन करता है। उसके बाद आता है आपका ये अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये 15%। फिर यूरोपियन यूनियन ये 10%। और इसके बाद सबसे अंत में आएगा अपना इंडिया, ये 7%। तो इस हिसाब से इसका विकल्प D सही जवाब हो जाएगा। CADB, चाइना, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और फिर भारत। भारत में हॉट स्पॉट है, ये हमारा अगला प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न, कि भारत में हॉट स्पॉट है। तो आपको बताओ कि हॉट स्पॉट पहले कहते किसको है। हॉट स्पॉट एक ऐसा जैविक भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसको कि इंसान से खतरा होता है। विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट है और इन केंद्रों में विश्व के
हॉटस्पॉट केंद्र जो है वहाँ 60% पौधे, पक्षी, स्तनपायी प्राणी, सरीसृप, उभयचर आदि का संरक्षण किया जाता है। मतलब जो सब जो वैसा कोई भी भौगोलिक क्षेत्र जिसको कि इंसान के अतिक्रमण का खतरा रहे, या वहाँ पर से जीवों, जिससे कि इंसान वहाँ अतिक्रमण कर सकता है और वहाँ के जीवों को नुकसान पहुँच सकता है, जैव विविधता को नुकसान पहुँच सकता है, तो ऐसे क्षेत्रों को हॉटस्पॉट क्षेत्र कहते हैं। इसमें तो इस तरह से हम देखें तो भारत में पूछ रहा है कि कौन कौन हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में चिन्हित है। तो आपको बताओ, हिमालय क्षेत्र भी हॉटस्पॉट के क्षेत्र के रूप में चिन्हित है, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जैव विविधता का भंडार है। फिर इंडो बर्मा क्षेत्र भी है, और सूडालैंड भी भारत का ही हॉटस्पॉट क्षेत्र है। सूडालैंड, जिसको कि हम अंडमान निकोबार आइलैंड के नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप यह भारत का प्रथम हॉटस्पॉट है। और इसके बाद पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका। तो ये जो भारत में जो ये हॉटस्पॉट होंगे, ये सारे के सारे हो जाएंगे ऑल। अब हमारा अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रिय पदार्थों, एक्सरे या वाई रे आदि के प्रभावों से कौन सी बीमारी होती है। तो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनसे कैंसर, रक्त में असामान्यता और एनीमिया जानते हैं कि खून की कमी से जो होता है, फिर ल्यूकीमिया। तो ये जो सारे के सारे रोग हैं, ये सब रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण से होते हैं। कैंसर भी, रक्त में असामान्यता भी, एनीमिया भी और ल्यूकेमिया भी, सब रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण ये सारी बीमारियां होती हैं। अब हमारा 15 नंबर प्रश्न है कि हॉट स्पॉट, इससे संबंधित हमको सत्य कथनों को छांटना है। तो पहला कथन है हमारा, समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को हॉट स्पॉट की संज्ञा दी गई है। तो बिल्कुल, जिस तरह से हॉट स्पॉट ज़मीनी लेवल पे या चिन्हित किया जाता है कि कहीं पर का चीज़ के इसको इंसानों से खतरा है, मानवों से खतरा है, यहाँ के जीवों को, यहाँ जो पेड़ पौधे रहते हैं इस सब को विलुप्त होने के कगार पर है, ऐसी संकट स्थिति उसको हॉट स्पॉट बोला जाता है। वही समुद्री क्षेत्र में वैसा कोई खतरा मौजूद लगे किसी एरिया में तो उसको हॉट स्पॉट बोल देंगे। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। फिर है बी, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैज्ञानिक सिल्विया अर्ल ने किया था। बिल्कुल, सिल्विया अर्ल साहब ने हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। वर्तमान में लगभग 50 हॉट स्पॉट है। बिल्कुल, और ये जो हमारा अंतिम विकल्प है कि भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप हॉट स्पॉटों में शामिल है। जाहिर सी बात है कि समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को हॉट स्पॉट कहा गया है। तो समुद्र किधर है? अंडमान निकोबार आइलैंड तो समुद्र के ही किनारे रहता है। तो ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड या लक्षद्वीप दोनों आइलैंड है, ये क्या है? हॉट स्पॉट में शामिल है इंडिया में। तो यहाँ भी सारे के सारे विकल्प हमारे सही हो जाएंगे। अब है ग्लोबल अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ और बता दो हॉट स्पॉट के बारे में कि मिशन ब्लू के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था, मिशन ब्लू के अंतर्गत। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को चिन्हित करें। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होती है कि विश्व में विभिन्न जगह से कार्बन डाइऑक्साइड या हरित गृह गैसों के प्रभाव के कारण क्या है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ग्लेशियर पर जो जमी बर्फ़ है उसको पिघलने का खतरा बढ़ रहा है, बहुत सारी समस्याएं हो रही है। तो यही ग्लोबल वार्मिंग है, मतलब जो पूरा विश्व में गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो पहला है कि इसके प्रभावों में नदियों में गाद का जमा होना है। तो आपको बताओ कि नदियों में जो गाद जो जमा होती है बाढ़ में या किसी अन्य कारण से या पानी की कमी से होती है कि बहुत कम पानी हो तो वो पथरीला हो जाता है नदी में। तो वो गाद का जमा होना ये ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों में पूरी तरह से शामिल नहीं है। तो ये फर्स्ट विकल्प नहीं होगा। ग्लेशियरों का पिघलना, बिल्कुल गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघलता है। परवसन में वृद्धि, परवसन मतलब हो गया आपका ये जो परवसन हुआ, इस वर्ड का मतलब हो गया आपका माइग्रेशन। ये मतलब कि लोगों के प्रवसन में वृद्धि होगी ही। कैसे आपको बताओ, इसको
कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा कहने का मतलब था कि प्रवसन में वृद्धि, देखिए अगर समुद्र तट पर मतलब कि ग्लेशियर पर जमी बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, समुद्र तट पे जो लोग रहेंगे, समुद्र के की जो मतलब कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जब आएंगे ग्लेशियर, बर्फ़ सारे पिघल जाएंगे, ध्रुवों पर जो जमी बर्फ़ है, ग्लेशियर ये सब पिघलेंगे तो नदी में, समुद्र में, इस सब में क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो वो जो तट पे जो लोग बसे हैं, किनारे में जो लोग बसे हैं, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहाँ से माइग्रेट होना पड़ेगा। वहाँ से वो लोग क्या होंगे, वहाँ से दूर जाके कहीं और उनको जाके बसना होगा, कहीं और उनको अपना आशियाना बनाना होगा। तो क्या होगा, इससे प्रवसन में भी वृद्धि होती है। और नदियों में बाढ़ तो एकदम, ग्लेशियर पिघलेगी तो बाढ़ तो आएगी ही। तो बी और सी एंड डी ये तीनों विकल्प सही है, तो विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बहुत से प्रदूषक ऐसे होते हैं जिनसे स्त्रियों की प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। इनमें से किन रसायनों के प्रयोग से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। ये हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि बहुत सारे मतलब कि ऐसे पदार्थ सब है जिससे कि स्त्रियों की प्रजनन क्षमता यानी कि बच्चों को जन्म देने की क्षमता ये प्रभावित होती है। इनमें से किन रसायनों के प्रयोग से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम देखते हैं, सेलेनियम, मरकरी, लेड, ओजोन और डायोक्सेंस। आपको बताओ, ये जो सेलेनियम या मरकरी या लेड, ये तीनों पदार्थों के प्रयोग से गर्भपात का खतरा बढ़ता है। और आपको बताओ कि ये जो मरकरी होता है, इससे मासिक धर्म जो स्त्रियों का होता है उसमें भी अनियमितता आ जाती है और बच्चों में जन्म से ही विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। इतना खतरनाक चीज़ है मरकरी। बाकी सेलेनियम, मरकरी, लेड ये तीनों से गर्भपात का खतरा होता है। और साथ ही साथ बताओ ओजोन और डायोक्सेंस, इससे भी गर्भपात का खतरा होता है। ओजोन गैस है, इससे जन्मजात विकृतियाँ भी होती है। और डायोक्सेंस ये कीटनाशक या कार्बनिक घोल है, इससे गर्भपात के साथ साथ जन्मजात विकृति और कभी कभी आप देखते हैं कि मरा हुआ बच्चा जन्म लेता है। तो ये जो डायोक्सेंस जैसे कीटनाशक या कार्बनिक घोल का प्रयोग होगा तो मरे हुए बच्चों की भी जन्म लेने की संभावना आ सकती है। तो ये सारे रसायन बहुत ही खतरनाक है। तो 18 नंबर प्रश्न जो था कि स्त्रियों की प्रजनन क्षमता किन से प्रभावित होती है, तो इनमें से सभी से प्रभावित होती है और गर्भपात का खतरा रहता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित सत्य कथन है। भूतापीय ऊर्जा बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेट में बराबर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला विकल्प, यह ऊर्जा पृथ्वी सतह से 10 किलोमीटर की गहराई तक की ऊष्मा से प्राप्त होती है। आप जानते हैं कि पृथ्वी जितना नीचे हम जाते हैं वो उतनी गर्म नज़र आती है। तो ये जो भूतापीय ऊर्जा होती है ये 10 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर गहराई तक की ऊष्मा से हम ये हीट से प्राप्त करते हैं। तो ये कथन, ये जो विकल्प है ये सही है। बी है, भूतापीय द्रव का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस होने की स्थिति में विद्युत उत्पादन के लिए इस ऊर्जा का इस्तेमाल हो सकता है। तो भूतापीय द्रव है उसका तापमान 130 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कितना ज़्यादा हो गया आप सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का भी टेम्परेचर इधर का 20, 30, 40 डिग्री सेल्सियस है और 1 उसमें 100 और जोड़ दीजिए तो इतना कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना होने की स्थिति में विद्युत उत्पादन के लिए यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस ऊर्जा का इस्तेमाल हो सकता है। और देश में गर्म भूगर्भीय स्रोत वाले 340 स्थान हैं, ये भी कथन सही है। और ऐसी योजनाएं ये छुमुतांग, मणिकर्ण और वर्केश्वर में चलाई जा रही है। बिल्कुल आपको बता दूं कि ये मणिकर्ण जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सारे के सारे विकल्प सही है। पृथ्वी के हम जो नीचे जाते हैं तो प्रति 28 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती जाती है और इसे ही हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। गर्म जलधारा के नीचे एक खास गहराई पर चट्टानें काफ़ी गर्म होती है जिस पर पानी के प्रवेश कराकर वाष्प पैदा किया जाता है। इस ताप का उपयोग टरबाइन चलाने में किया जाता है। ठीक, अब हम आते हैं, तो यहाँ हमारा सारे के सारे विकल्प सही हो गए। अब हम आते हैं पिछले
वीडियो यानी कि इससे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का जो हमारा पिछला वीडियो था, तो उसमें 10 नंबर जो प्रश्न आपके लिए होमवर्क था कि क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल फरवरी 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। हमने कहा था कि जो जो सही जवाब देंगे उनके नाम मैं लूँगा। तो पिछले वीडियो में गोलू, रूपांजलि व राधा, इन तीनों ने सही जवाब दिया था। आप सब बढ़िया से वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप जागरूक छात्र हैं, इसके लिए शुक्रिया। और जागरूक बनिए और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वीडियो देखते हुए नोट्स बनाइए। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो आज का आपका होमवर्क है। निम्नलिखित में किन क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा मिलने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? बिहार की गंगा घाटियों में, कश्मीर की गंगा घाटियों में, लद्दाख की पुगा घाटियों में, मेघालय की घाटियों में। पूछ रहा है हमारा प्रश्न, किस क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा, अभी जिसके बारे में हमारा पिछला सवाल था, उसकी सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका विकल्प प्रश्न संख्या 20 दे के आप इसका सही जवाब लिखिएगा। जिनका सही जवाब होगा उनके नाम मैं अगले वीडियो में लूँगा। तो हमेशा जागरूक बनिए और वीडियो देखते हुए हमेशा नोट्स बनाया कीजिए। और आप समझ रहे हैं कि कोरोना के कारण जो लॉकडाउन है, इस कारण से आपके एग्ज़ाम्स डेट 1 महीने के करीब बढ़ गए हैं और हो सकता है कि और एग्ज़ाम डेट बढ़े। तो ये जो आपको समय मिल रहा है, तो इस समय का इस्तेमाल आप सृजनात्मक कार्यों में लगाइए। मतलब इस काम में आप पढ़ाई कीजिए और पेपर 1 और पेपर 2, जो भी आपका पेपर 2 है, हिंदी है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, मनोविज्ञान है, या आपका मतलब कि ये शिक्षा शास्त्र है, कुछ भी है आपका जो पेपर 2 विषय है, अंग्रेजी है, तो आप दोनों पेपर पे बराबर ध्यान दीजिए। और ये जो आपको अतिरिक्त समय मिल रहा है, इसका इस्तेमाल कीजिए कि आप इस बार पक्का अपना नेट JRF का जो आपका एम है उसको पक्का अचीव कीजिए, पक्का प्राप्त कीजिए। क्योंकि आप अगर पढ़ाई से विमुख रहते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप देखिए कि आपको कोरोना का टेंशन बहुत बढ़ जाएगा। और अब आप वीडियो देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, MCQ सेशन में भाग लेते हैं, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका ध्यान बटेगा और आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा और आपका एकदम टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, एकदम बिंदास होके आप पढ़ाई के प्रति फोकस कर पाइएगा। तो आपका एग्ज़ाम की भी तैयारी होगी, आप बेहतर भी बनिएगा और आपको उधर का कोई टेंशन भी नहीं रहेगा। तो इसी तरह आप पेपर 1 के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कई वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और ख़ासकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको पेपर 1 से संबंधित ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप रिवीजन करें। और जिनका पेपर 2 में इतिहास है, उनके लिए भी हमने ढेरों वीडियो बनाया है, वो भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करके इतनी ज़ोर से वो लाल बटन को प्रेस करें कि आवाज़ मेरे कानों तक आए। और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको पेपर 1 की नई वीडियो एकदम टाइम टू टाइम सबसे पहले आपको मिल सके। और अपने प्रसिद्ध नारे के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब की बार JRF परिवार। धन्यवाद।